आप सभी का स्वागत है जीएस विद वैभव चंद्रा चैनल पे। आज हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे जो यूपी जी के सीरीज हमने सीरीज शुरू किया है, उसी में आगे वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है अम्बेडकर साहब का जो वीडियो बनाया था मैंने कल हिंदू कोड बिल पे, तो उसका जवाब मैं जब उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, देखो जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन बनाऊंगा, तो उनमें और ज्योति विश्वकर्मा ने अपना आंसर दिया है और बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग भी अपना उसमें आंसर दे दे भाई देख करके, ताकि ये पता चले कि नहीं हाँ समाज में लोग वीडियो देखने के बाद जागरूक हो रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एक बार वीडियो देखें अम्बेडकर साहब का, और उसके बाद उसमें मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, पुरुष है कि महिला है, उस पर अपना जवाब जरूर दें ताकि मैं अगले वीडियो में उसको और डिटेल से समझा सकूँ। ठीक है, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरे हिसाब से लगभग उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे स्टेट हो, सुपर टेट हो, कौन भी हो, सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जनजातियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। जनजाति किसे कहते हैं भाई? जनजाति का मतलब होता है कि ऐसा समाज या ऐसा लोगों का समूह जो कि समाज की मुख्य धारा से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जो समाज से उनकी समाज की मुख्य धारा से यानी समाज की मुख्य संस्कृति से अलग संस्कृति होती है। उनका रहन सहन अभी भी कैसा होता है, पुराने जमाने की तरह होता है, पुराने यानी आदि काल से जो चला आ रही परंपरा वही परंपरा रहती है। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं आदिवासी, या उन्हीं को कहते हैं जनजाति। आदिवासी मतलब शब्द से पता चलता है कि इनकी वास जो है अभी भी आदि मानव की तरह है, इसलिए उनको कहते हैं हम लोग जनजाति। हालांकि अब ऐसा रह नहीं गया, अब तो बहुत बदलाव आ गया है। चलिए तो हम इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उस पर बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ 13 लाख 11,34,273 11,34,273 इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और एक चीज याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनजातियों की जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और जनगणना के बेस पे आज जो यूपी जो क्वेश्चन पेपर हुआ है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी आज मतलब आज का तारीख है, आज 13 तारीख में जो आया है क्वेश्चन आया है कि 2021वीं की जो जनगणना हो रही है ये कौन सी नंबर की जनगणना है, तो 16वीं नंबर की जनगणना है। याद रखना वो कौन से नंबर की जनगणना है, 16वीं नंबर की जनगणना है। तो चलिए अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 300, जनजाति की परिभाषा कहाँ लिखी गई है भाई? जनजातियों की परिभाषा कहाँ लिखी गई है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद एक आता है 342, अनुच्छेद 342, इसमें जनजातियों का उल्लेख है, परिभाषा नहीं है, उल्लेख किया गया है। जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होंगे किस अनुच्छेद के किस भाग में उल्लेखित है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 342 में। किस अनुच्छेद में? 342 में। फिर है सबसे ज्यादा जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। अब थारू जनजाति अभी आगे बता रहे हैं, सभी के बारे में बता रहे हैं और थोड़ा डिटेल से। यूपी में कुल जनजातियां कितनी है भाई? उत्तर प्रदेश में कुल टोटल इस वक्त 12 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं? 12। 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उससे पहले 2 ही जनजातियां यहाँ मुख्य हुआ करती थी। 10 नई जनजातियों को और मान्यता दिया गया, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में और 10 जनजातियों को जोड़ा गया, तो कुल टोटल कितने जनजातियां हो गई हैं? 12 हो गई हैं। सबसे पुरानी जनजाति कौन है उत्तर प्रदेश की पूछी जाती है? सबसे पुरानी तो थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन है? थारू। और सबसे पुरानी जनजाति भी कौन है? थारू। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी जनजाति आती है वो कौन है? बुक्सा जनजाति। कौन आती है? थारू जनजाति। अच्छा, ये थारू जनजाति के बारे में जान लीजिए थोड़ी बातें। ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है? दीपावली के शोक के रूप में, क्योंकि अपने आप को ये थारू जनजाति के लोग रावण के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? रावण के वंशज को मानते हैं कि हम लोग रावण के खानदान से चले आते हैं, क्योंकि रावण का ननिहाल कहाँ था? मैंने अपने रामायण वाले वीडियो में बताया कि इनका रावण का ननिहाल यही गाजियाबाद में था। मुझे तो लगता है कि किसी जमाने में इन्होंने क्या किया होगा, किसी ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया होगा, तो ब्राह्मणों ने इनको रावण घोषित कर दिया होगा। जैसे कि मुझे अभी याद है कि 2015-16 का जब यूपी में चुनाव हो रहा था, 17 में हो रहा था, 2017 में चुनाव था यूपी का ना, और तो उस वक्त एक व्हाट्सएप पे एक बहुत मैसेज वायरल हो रहा था
कि जो मायावती है ये रामायण के ज़माने में जो सपूड़खा थी उन्हीं का एक नया अवतार है। कैसे इसको सिद्ध किया था व्हाट्सएप पे? तो सिद्ध किया था इन मूर्ख लोगों ने कि जैसे कि उस जमाने में, जब राम के ज़माने में इनको श्राप दिया गया था, सपूड़खा को श्राप दिया था किसने? राम ने, कि तुम्हारा इस जमाने में भी, इस समय में भी शादी नहीं होगा, और आने वाला समय जब फिर भारत में एक आएगा जब भगवान राम फिर से जन्म लेंगे और उनके समय में फिर से तुम्हारा जन्म होगा, तो इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी और उस जन्म में भी तुम्हारी शादी नहीं होगी। वही कौन है? सपूड़खा, मायावती। और राम कौन, किसको बना दिया? समझ रहे होंगे ना, आजकल जो दाढ़ी बाबा बने हैं, मोदी जी को राम है। ये यहाँ के सोचो कि यहाँ के लोग किस प्रकार से जनता को गुमराह करते हैं, किस प्रकार से, किसी को राम बता के, किसी को सीता बता के, किसी को सपूड़खा बताकर। ये मैंने 2015 के समय में व्हाट्सएप पे ये मैसेज देखा था। तो ये बात मेरी याद रखना कि राजनीति में इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म को ना जोड़ो। इसे धर्म के नाम पे क्या करेंगे? आपको मूर्ख बनाएंगे, बताएंगे कि ये राम है। ये अभी वो उत्तर प्रदेश के एक योगी महाराज थे, जो सीएम है इस वक्त, योगी महाराज, ये तेलंगाना में चुनाव में गए थे, तो वहाँ पर चुनाव को अली वर्सेस बजरंगबली करके भाषण दे के रखे आए थे। तो समझा करो इन सब बातों को। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में लोगों को समझाया करता हूँ कि थोड़ा जागरूक रहो, धर्म के प्रति मत बनो। फिर देखिए, तो यही थारू है, अपने ये रावण के वंशज अपने आप को मानते हैं, थारू जनजाति के लोग। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनजाति कौन है? मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति है? तो सोनभद्र, यही जो सोनभद्र मिर्जापुर के बगल वाला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजातियों वाला जिला कौन है? सोनभद्र। और सबसे कम जनजाति को इस जिले में है भाई, तो बागपत में है। किसमें है? बागपत ये पड़ता है दिल्ली के बगल में पड़ता है, बुलंदशहर के बगल में। तो उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली, तो यहीं पर पड़ता है बागपत बनता है, यहीं पर बागपत पड़ता है। तो बागपत में है। फिर है प्रमुख जनजाति कौन? जनजातियां जैसे 2003 से पहले, जो मैंने बात बताया कि 2003 से पहले 2 जनजाति सूचीबद्ध थी, मतलब उत्तर प्रदेश में 2 ही जनजातियां सूचीबद्ध थी। लेकिन बाद में मतलब वो दोनों कौन जनजातियां थी? थारू और बुक्सा। लेकिन वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं? 12। तो 2003 में जब 10 नई जनजातियों को जोड़ दिया गया तो टोटल कितनी जनजातियां हो गई? 12 जनजातियां। शायद मैंने वहाँ पर 2001 बता दिया था। तो 2001 की जनगणना में 2 ही जनजातियां थी यहाँ पर, लेकिन 2003 में 10 नई जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 12 जनजातियां। ये पूछा है एग्जाम में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थारू जनजाति। मैंने जो अभी बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कौन है? थारू है। ये कहाँ पर आती है? तराई क्षेत्र में। कहाँ पर आती है? तराई क्षेत्र। हमने बताया था कि हिमालय से जब नीचे उतरेंगे, यानी शिवालिक, हिमालय को 4 भागों में बांटा था। हिमालय को 4 भागों में बांटा था हमने। जो सबसे बार वाला है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक से जैसे नीचे उतरेंगे तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलेंगे। बड़े बड़े क्या मिलेंगे? कंकड़ पत्थर। इस कंकड़ पत्थर वाले एरिया को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने क्या नाम दिया था भाई? देखिए अभी भी याद नहीं आ रहा। चलिए, उस कंकड़ पत्थर के नीचे वाला जो एरिया है, कंकड़ पत्थर के नीचे वाला जो एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बालू वाला एरिया होता है, कंकड़ पत्थर के बाद वाला, उसे हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। ठीक है। तो इस तराई क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ये जो थारू जनजाति के लोग हैं, ये किस क्षेत्र में रहते हैं? तराई क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। फिर उसका इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन है चावल। क्या है मुख्य भोजन? चावल है। फिर ये किसकी पूजा करते हैं? देवी काली की। किसकी पूजा करते हैं? देवी काली की। महादेव बाबा भोलेनाथ। सोचो कि बाबा भोलेनाथ कितने बड़े भेदभाव वाले हैं। कोई शहर में जो रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी बाबा भोलेनाथ की कृपा है, जहाज़ों से चल रहे हैं, और ये भी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। थारू जनजाति बेचारे, वो मच्छर खाने में जाके, जो ये पड़ता है, जो तराई क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं। इनके ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा नहीं पड़ रही है बेचारे, अभी भी उनका खाना पीना, रहन सहन, भोजन सब एकदम वही है। ठीक है। तो इनके ऊपर पता नहीं कब बाबा भोलेनाथ की कृपा पड़ेगी। मूर्ख भी हैं वो लोग ना। तो देवी काली की पूजा करते हैं और बाबा भोलेनाथ यानी महादेव की। फिर दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में, क्योंकि ये रावण के वंशज है। तो दीपावली को ये मानते हैं कि दीपावली के दिन हमारा रावण महाराज को किसने मारा था? राम ने मारा था। तो हमारे राजा की मृत्यु हुई थी, इसलिए दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक है। फिर आगे है खरवार जनजाति। ये कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति।
खरवार जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ मिलती है, मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलती है खरवार जनजाति। और इन लोग का एक बहुत प्रमुख नृत्य है, उस नृत्य का नाम क्या है, कर्मा नृत्य। बहुत बार पूछा है कि किस जनजाति के लोग कर्मा नृत्य करते हैं, तो वो है खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति, खरवार। ये कहाँ मिलते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कौन सा नृत्य करते हैं, तो कर्मा नृत्य करते हैं। फिर आगे एक आती है माहीगिरी जनजाति। ये कौन सी जनजाति आती है, माहीगिरी जनजाति। ये बाद में अपने आप को किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म में। तो क्यों ये कन्वर्ट हुए होंगे, मैंने एक हिंदू मुस्लिम विवाद करके वीडियो बनाया है, उसमें समझाया है कि बहुत से लोग धर्म अपना परिवर्तन क्यों किए होंगे। क्योंकि जो हिंदू धर्म ये वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्रों को कोई इज्जत नहीं है। तो अपने जब किसी धर्म में उनको बेइज्जत किया जाता है तो अपने आप को क्या करेंगे, ऐसे समय में धर्म त्याग करके दूसरा धर्म अपना लेते। तो हो सकता है यही कारण रहा होगा माहीगिरी जनजाति का। फिर उसके बाद आते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है, ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर। ललितपुर कहाँ है, यहाँ पर, ये ललितपुर है ना। इस ललितपुर में निवास करती है कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। और कहाँ पर रहती है, सोनभद्र। सोनभद्र में और ललितपुर में कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति। दो जगह पर, कहाँ पर, सोनभद्र और ललितपुर में। फिर उसके बाद है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति कहाँ पर रहती है, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी। ये अपने बनारस वाला 3 जगह। तो सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, ये 3 जगह में मिलती है कौन सी जनजाति, तो चेरो जनजाति। कौन सी जनजाति भाई, चेरो जनजाति। कहाँ मिलता है, सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी। फिर उसके बाद आता है पहरिया, सहरिया, बैगा, मुनिया। ये जनजाति के नाम है, पहरिया, सहरिया, बैगा और मुनिया। ये कहाँ मिलते हैं, सोनभद्र में। ये जनजाति कहाँ मिलती है, सोनभद्र। मैंने बताया कि सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति मिलती है, इसलिए सोनभद्र में अधिकतर जनजातियाँ हैं। तो पहरिया, सहरिया, बैगा और मुनिया। फिर उसके बाद है सोनभद्र, मिर्जापुर में कौन जनजाति मिलती है, तो अगरिया और पंखा। कौन जनजाति, अगरिया और पंखा। तो नाम देख लीजिए, पंखा एक जनजाति भी है। पंखा जो हवा लेते हैं वो नहीं, पंखा जनजाति है। ये कहाँ मिलती है, सोनभद्र और मिर्जापुर। कहाँ पर है, सोनभद्र, मिर्जापुर। देख लीजिए, सोनभद्र यहाँ पर है, मिर्जापुर इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर मिलती है अगरिया और पंखा। फिर एक और जनजाति है बुक्सा। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो है बुक्सा जनजाति। कौन सी है, बुक्सा जनजाति। ये कहाँ मिलता है, बिजनौर में। कहाँ मिलता है, बिजनौर। तो बिजनौर पड़ता है इस जगह पर, इस जगह पर मिलता है बिजनौर। ये बिजनौर एक ऐसी जनजाति है जिनमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला हम लोगों में व्यवस्था है, तो इनमें भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिनमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति। इनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला व्यवस्था पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण विभाजन जो होता है, वर्ण का मतलब समझते हैं ना, वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो देखिए, इनके बारे में विवाद ये है कि हमारे देश में जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, तो जो आर्य लोग जिसे कहा जाता है, ये मध्य एशिया से आए थे, मतलब यूरोप और मध्य एशिया के लोग। तो ये गोरे लोग थे, और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो क्या थे, काले थे। तो वहाँ के जब लोग यहाँ पर आए, तो रंग के आधार पर यहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, अपना गुलाम बना लिया, जिसे कहा जाता था दस्यु। क्या कहा जाता था, जो यहाँ के निवासी थे उन्हें कहा जाता था दस्यु। और जो गोरे लोग थे, तो गोरे लोग यहाँ के काले लोगों के साथ क्या करते थे, भेदभाव, जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात। रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, वर्ण व्यवस्था। जो गोरे लोग थे उन लोगों ने यहाँ के लोगों को अपना दास बना लिया, जिसे फिर बाद में दस्यु को क्या कहा जाने लगा, दास कहा जाने लगा। ठीक है, जब हम लोग ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे कि क्या था। तो बुक्सा जनजाति, तो ये इसमें वर्ण विभाजन पाया जाता है। ये फिर उसके बाद एक प्रमुख जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति। ये कहाँ पर पाई जाती है, सिद्धार्थनगर। ये उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर ये जिला आता है, यहाँ सिद्धार्थनगर। कौन सा जिला आता है, सिद्धार्थनगर। तो गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है भाई, सिद्धार्थनगर में। ये सब बातें इतनी याद रखना। इतनी बातें प्रमुख है जो उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में प्रमुख है, वो मैंने बता दिया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न, एक तरफ तुम्हें आपको जनजातियां दे दी जाएगी और एक तरफ जिला दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि आप मैच कीजिए। फिर देगा कि 1 का 3 से मैच होगा, 2 का 4 से मैच होगा, 3 का 1 से होगा, ऐसे देगा। तो अगर आपको जनजाति याद रहा और जिले याद रहे तो आपका सही होगा, अन्यथा नहीं याद है तो फिर घूमते रहिए उसी में, तुक्का लगाएंगे, गलत होगा। ठीक है, इसलिए इतनी बातें आप याद रखिएगा, बस जितना ही। और अच्छा, एक चीज़ भूल गए हम
कि अगर भारत की पूछी जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है, ये याद रखना ना। तो बस आज इतना ही, और सब लोग भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मदद कीजिए हमारी इसमें। धन्यवाद सभी का और गुड नाइट।